कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से डीए कर्मचारियों को कब दिया जाएगा, इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आज बड़ा ऐलान किया गया है। 5 डे वीक की मांग भी क्योंकि यहाँ सचिवालय कर्मचारियों की ओर से की जा रही थी, फिलहाल इस मांग पर भी एक आश्वासन यहाँ सीएम सुक्खू की ओर से दिया गया है। जानकारी आपको देंगे। आउटसोर्स पर भी नया ऐलान सीएम सुक्खू ने किया है। ये आज शपथ ग्रहण समारोह में गए थे और सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन का ही ये कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम के दौरान 3 से 4 बड़े ऐलान सीएम सुक्खू की ओर से कर दिए गए हैं। फिलहाल कर्मचारियों के संदर्भ में जो कुछ कहा गया है उससे संबंधित अपडेट हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ ओपीएस की मार कैसे हिमाचल प्रदेश में पड़ी ये भी जानकारी देंगे। दरअसल एक ब्यौरा क्योंकि आज मुख्यमंत्री की ओर से रखा गया है कि कैसे ओपीएस लागू करने के बाद आर्थिक बोझ प्रदेश सरकार पर बढ़ गया है और जिसके बाद बाकी देनदारियां देने में काफी ज्यादा परेशानियां फिर यहां सरकार को हो रही हैं कर्मचारियों की। इस पर भी बारीकी से अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जीओआईटी पोस्ट कोड 817 पर अगले कल बैठक बुला ली गई है। किसने बुलाई है, कितने बजे होगी और किस संदर्भ में होगी, ये अपडेट भी बिल्कुल हम आपको देंगे। और स्टोन क्रशर्स पर भी देखिए यहाँ एक बार फिर फैसला बदला गया है। पहले ये बात हुई थी कि 50 के करीब ये स्टोन क्रशर्स हैं जिन्हें ऑपरेट किया जा सकेगा, लेकिन इस फैसले को बदलना पड़ा है। आखिरकार क्यों, ये भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि 26 नवंबर के बाद मौसम करवट बदलेगा। 26 और 27 नवंबर को बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। हालांकि ये भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है काफ़ी तेज़ या ज़ोरदार बारिश और बर्फबारी होगी, लेकिन हल्की सी बारिश ज़रूर हो सकती है। ऊपरी क्षेत्रों में सतर्क रहने के लिए लोगों को कहा गया है बर्फबारी के चलते। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि श्री रेणुका जी मेले की शुरुआत भी आज से हो चुकी है। इसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी गए थे और वहाँ के जो विधायक हैं वो भी मौके पर देखे गए। हालांकि इस मेले का समापन करने के लिए राज्यपाल वहाँ पहुँचेंगे। तो ये मेले से संबंधित अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। HP टेट को लेकर एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। 4 विषयों पर ये एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें एक JBT है, शास्त्री है, लैंग्वेज टीचर का है और TGT नॉन मेडिकल का भी एडमिट कार्ड जारी हो गया है टेट का। तो बाकी जानकारी आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, परिवहन विभाग की ओर से एक और नई सुविधा दी जा रही है वाहन चालकों को और ये नई सुविधा कुछ इस प्रकार की है कि टैक्स में छूट दी जाएगी अगर पुराने वाहन को आप स्क्रैप करवाते हैं। केवल टैक्स में ही नहीं बल्कि नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने में भी पूरी छूट दी जाएगी। मान लीजिए आपको पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाना है और नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इस पर बिल्कुल आपको छूट प्रदान की जाएगी। नॉन ट्रांसफरेबल रजिस्ट्रेशन पर 25% की छूट प्रदान की जाएगी, तो वहीं ट्रांसफरेबल रजिस्ट्रेशन पर 15% छूट प्रदान की जाएगी। ये प्रपोजल भेजा गया था सरकार को परिवहन विभाग की ओर से। इस प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट में, जिसके बाद अब अगले 8 सालों तक इसे लागू किया जाएगा। यानी कि 8 सालों तक ये छूट आपको मिलने वाली है अगर आपको नई गाड़ी का पंजीकरण करवाना है, लेकिन शर्त ये है कि अगर पुरानी गाड़ी भी साथ में स्क्रैप करवानी है। और मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाना चाह रहा है और उसने पिछले 1 साल से टैक्स ही नहीं दिया है, तो वो 1 साल के टैक्स को भी यहाँ छूट दी जाएगी। ये भी परिवहन विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। तो फिलहाल लेकिन ये 1 वर्ष के ही टैक्स को छूट देने की बात यहाँ पर हुई है। एक सुनहरा मौका है और अगले 8 साल तक ये सुविधा इसी तरह से लागू रहेगी। ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है परिवहन विभाग की ओर से। डॉक्टरों के नियमितीकरण पर भी आना चाहेंगे। लगभग ये 140 के करीब क्योंकि डॉक्टर हैं, सितंबर में इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर लिया था और अभी तक इन्हें रेगुलर नहीं किया गया है। इन्हें हर महीने वित्तीय नुकसान हो रहा है, लेकिन जानकारी इनके लिए ये लेकर आए हैं कि मंत्री कार्यालय से इनकी फाइल पर अप्रूवल मिल गया है। स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय में इनकी फाइल फंसी हुई थी, अब जल्दी ही इनकी रेगुलराइजेशन को लेकर आदेश जारी हो जाएंगे। और ये लगभग 140 के करीब डॉक्टर्स हैं जो कि अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत हैं। तो अभी तक इन्हें नियमित नहीं किया गया था, इंतजार में बने थे, लेकिन अब 1-2 दिन में ये ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे क्योंकि महज अभी तक ये अप्रूव नहीं हो पाई थी मंत्री कार्यालय से। अब अप्रूवल मिलने के बाद जल्दी ही इनके लिए भी राहत भरी खबर निकलकर सामने आएगी। देखिए, सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी में महापौर उप महापौर का चुनाव होना है और इसे लेकर कांग्रेस की ओर से नया दांव खेला गया है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से नई नियुक्तियां कर दी गई हैं। वरिष्ठ पदाधिकारियों को और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात कर दिया है।
नई नियुक्ति एक तरह से हम कहना चाहेंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को सोलन का जिम्मा सौंपा गया है। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली को धर्मशाला का, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल को पालमपुर का और विधायक चंद्रशेखर सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पुष्पराज शर्मा को नगर निगम मंडी के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। इस पर फिलहाल फैसला यहाँ सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से हो चुका है। अब जल्दी ही अपना जिम्मा ये संभालेंगे और हर किसी में उत्सुकता बनी हुई है जो महापौर और उप महापौर के चुनाव होने हैं कि आखिरकार इन क्षेत्रों में किसे ये दायित्व सौंपा जाएगा, क्योंकि सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी की ये बात है। देखिए, ये कैबिनेट में ही 4500 के करीब पदों पर भर्तियां होंगी, इस बात के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन करुणामूलक इसका काफ़ी विरोध जता रहे हैं जल शक्ति विभाग में, क्योंकि ये 4500 के करीब पद भरे जाएंगे। 2500 के करीब पद मल्टीटास्क वर्कर्स के भरे जाने हैं और 800 के करीब पद इसमें पैरा फिटर्स के भरे जाएंगे और पैरा पंप ऑपरेटर्स के 1200 पद भरे जाएंगे। तो अब करुणामूलक आश्रितों की ओर से ये कहा जा रहा है कि वहां पर 350 पद जो पेंडिंग चल रहे हैं करुणामूलक आश्रितों के भरे जाने थे, उस पर कोई सोच विचार नहीं हो रहा है। नई भर्तियां जल शक्ति विभाग में निकाल दी गई हैं, जबकि ये जो करुणामूलक आश्रित हैं और जल शक्ति विभाग से संबंधित हैं, ये 7/3/2019 की पॉलिसी के तहत आते हैं और 2018 से पहले से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो वायदा इनसे वर्तमान सरकार ने किया था कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत इन सभी को एडजस्ट कर दिया जाएगा, वो वायदा वर्तमान सरकार भूल गई है। अब नई भर्तियां यहाँ पर निकाली जा रही हैं, पुरानी पेंडिंग केसेस को लेकर कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से ये काफ़ी चिंतित है और इन्होंने नाराज़गी भी जताई है। हालांकि देखिए, जो 350 के करीब पद करुणामूलकों के भरे जाएंगे जल शक्ति विभाग में, उसमें 90 के करीब ऐसे भी पद हैं जो कि PN के भरे जाएंगे और ये करुणामूलक आश्रितों को ही मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ नई भर्तियां की जा रही हैं। इस पर इन्होंने एक तरह से ऐतराज जताया है। ये फैसला सरकार को वापस लेते हुए पहले करुणामूलक भर्ती करनी चाहिए, ये मांग इन्होंने उठाई है। हालांकि देखिए, इससे पहले भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ये करुणामूलक आश्रित गए थे, फिर कुछ एक को नौकरियां मिल गई, कुछ एक केसेस रह गए हैं पेंडिंग और कुछ एक केसेस रिजेक्ट भी कर दिए गए थे। तब से लेकर करुणामूलक आश्रित फिर सचिवालय के चक्कर ही काट रहे हैं। तादाद इनकी बढ़ती जा रही है और कारण ये भी दे रहे हैं कि पिछले कई समय से भर्तियां नहीं हो पाई हैं, इस वजह से हजारों में अब इनकी तादाद हो चुकी है और आने वाले समय में भी करुणामूलक आश्रितों को नौकरी देने पर कोई फैसला नहीं हो रहा है। तो ये जल शक्ति विभाग से संबंधित अपडेट हम लेकर आए थे। DGP मामले पर आना चाहेंगे कारोबारी निशांत शर्मा की ओर से, क्योंकि ये आरोप कुछ एक DGP संजय कुंडू पर लगाए गए हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था और अब सुनवाई आज हुई है और इसमें साफ तौर से ये कहा गया है हाईकोर्ट की ओर से कि यहाँ जो भी हाईकोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं उसी हिसाब से तथ्य सामने रखे जाएं, मीडिया ट्रायल ना किया जाए। ये वकीलों को और अधिकारियों को एक तरह से हिदायत हाईकोर्ट की ओर से दी गई है। दूसरी बड़ी बात ये कही गई है कि किसी सीनियर अधिकारी को ही इस पूरे मामले में जाँच करनी चाहिए। इस पर एडवोकेट जनरल अनूप रतन की ओर से ये साफ किया गया है और भरोसा उन्होंने हाईकोर्ट को दिलाया है कि ASP को ही अब इस मामले की जांच का जिम्मा दिया जाएगा। तीसरी बड़ी बात रही है कांगड़ा पुलिस को लेकर, इन्होंने भी क्योंकि जांच रिपोर्ट आज सबमिट की, लेकिन रिपोर्ट सबमिट करने का फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हाईकोर्ट ने असंतोष जताया है इस रिपोर्ट पर। उनका ये कहना था कि बारीकी से पूछताछ होनी चाहिए थी आरोपियों से। FIR दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक धमकी देने वाले लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, ये पुलिस की नाकामयाबी है। सीरियसली इस मामले में काम किया जाए। साथ ही साथ निशांत शर्मा को जो सिक्योरिटी दी गई है उसे आगे भी कंटिन्यू रखा जाए, ये भी हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी हुए हैं और इस पर एडवोकेट जनरल ने ये साफ कर दिया है कि बिल्कुल अभी 2 पुलिस कांस्टेबल्स को सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है निशांत शर्मा के साथ, जरूरत पड़ी तो बाकी के जवान भी उनके साथ तैनात कर दिए जाएंगे। अब अगली सुनवाई इस मामले में 4 दिसंबर को होगी, लेकिन मामला पूरी तरह से अभी गरमाया हुआ है और आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है इससे संबंधित अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। क्या आप जानते हैं CM सुक्खू ने आज आउटसोर्स भर्तियों को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल ये शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, सचिवालय कर्मचारी संगठन का ये शपथ ग्रहण समारोह था, सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन का, और इसी बीच मुख्यमंत्री की ओर से 3 से 4 बड़े ऐलान किए गए, जिसमें आउटसोर्स से संबंधित उन्होंने बड़ी बात ये कह दी कि आने वाले समय में आउटसोर्स भर्तियां नहीं होंगी या फिर आउटसोर्स भर्तियां कम ही करने पर अब विचार किया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि दिन रात ही अपनी सेवाएं दे कम सैलरी में और उसके बाद बुढ़ापे में सहारे के लिए इनके पास कुछ भी ना बचे। तो इस तरह की परिस्थितियां आउटसोर्स कर्मचारियों को देखनी पड़ती है, इसलिए आने वाले समय में इनकी भर्तियां एक तरह से बंद कर दी जाएंगी या फिर
फिर बहुत कम होंगी। लेकिन जो पिछले आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको लेकर कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, ना इनकी स्थायी नीति पर कुछ हुआ है, और जिनकी नौकरियां गई हैं वो नौकरी बहाली की मांग जरूर उठा रहे हैं, लेकिन नौकरी बहाली पर भी सरकार कुछ नहीं कह रही है और आने वाले समय में इन भर्तियों पर ही फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरह के संकेत आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से दे दिए गए हैं। दूसरी बात, सीएम ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर कही है कि बहुत खराब चल रही है, इस वजह से कई तरह की परेशानियां आ रही हैं और बहुत सारे वर्गों के साथ जो वायदे किए गए थे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार वो करे, संयम रखे, बारी बारी से सभी मांगों पर वर्तमान सरकार की ओर से गौर किया जाएगा। एक बात इन्होंने और कही कि कुछ फैसले ऐसे भी लिए जाएंगे अभी आने वाले दिनों में जिससे कई वर्गों को ठेस पहुंच सकती है और दिक्कत भी होगी, लेकिन 3 से 4 सालों बाद उन्हें समझ आएगा कि आखिरकार वर्तमान सरकार ने ये फैसले क्यों लिए, क्योंकि वो जनहित में साबित होंगे। अच्छा फल उन फैसलों के बाद मिलने वाला है हिमाचल वासियों को। ये भी आज एक बात कही गई है और सरकार जब भी कोई भी बनती है तो केवल 5 साल का सोचकर ही काम करती है, लेकिन सुक्खू सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ये भी आज मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि जो सुक्खू सरकार है वो कुछ डिसीजन इस तरह के लेना चाह रही है कि लाइफ टाइम हिमाचल वासियों के काम आए। फिलहाल ये कुछ एक स्टेटमेंट्स आज उनकी ओर से दी गई है। साथ ही साथ भर्तियों पर उन्होंने ये कहा कि पूर्व सरकार में भर्तियों से रिलेटेड बहुत सारे घोटाले हुए, फिर चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित अपडेट हो या बाकी पोस्ट कोर्स में पेपर लीक होने से रिलेटेड हम बात कर लें, और पुलिस भर्ती घोटाला भी देखिए यहाँ पर सबसे पहले सामने आया था। 5 साल जयराम सरकार ने आंखें मूंद रखी और ये घोटाले होने दिए, लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया। अब राज्य चयन आयोग बनाया गया है और नई भर्तियां भी नए सिरे से यहाँ पर की जा रही हैं, जिसमें कि पुलिस में 1200 जवानों की भर्ती, वन विभाग में 2061 भर्ती होगी और पंप ऑपरेटर स्टाफ के लिए 4500 भर्तियां की जा रही हैं। आज ये भर्तियों का ब्यौरा भी मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया था। अब आना चाहेंगे पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पर। दरअसल हाईकोर्ट के एक आदेश के आधार पर राज्य सरकार ने स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की नोटिफिकेशन की है। मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के लोकायुक्त को ही स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का दर्जा दिया गया है, यानी पुलिस के खिलाफ होने वाली शिकायतों को अब लोकायुक्त ही देखेंगे। ये एक आज अधिसूचना जारी हुई थी, छोटी सी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। अब बात GOIT पोस्ट कोड 817 पर कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अगले कल बैठक बुलाई गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद अब यहाँ हलचल हमें नजर आई है राज्य सरकार में भी GOIT पोस्ट कोड 817 पर, इसीलिए अगले कल बैठक बुला ली गई है सचिवालय में। इसमें लोक सेवा आयोग, विधि विभाग और कार्मिक विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। राज्य चयन आयोग के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जितेंद्र सांचटा को भी बुलाया गया है और साथ ही साथ विजिलेंस के अधिकारियों को भी इस बैठक में आने के लिए कहा गया है, ताकि उनसे जानकारी ली जा सके जो FIR इस मामले में दर्ज हुई है और कोई बड़ा फैसला इस पोस्ट कोड के भविष्य से जुड़ा अगले कल लिया जा सकता है, संभावना बनी है। हालांकि मीटिंग में क्या कुछ डिसाइड होता है यह हम अगले कल ही देखेंगे और ये अपडेट भी आपको देंगे। स्टोन क्रशर्स पर आना चाहेंगे, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशर्स को बंद हुए, और ऐसे में ऑपरेटर्स की ओर से भी बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि कब तक उन्हें फिर मौका मिल पाएगा। रेत और बजरी हिमाचल प्रदेश में काफ़ी महंगी हो गई थी और बाहरी राज्यों से मंगवानी पड़ रही थी, जिस वजह से हिमाचल के राजस्व में भी गहरा असर पड़ रहा था। फिर सरकार की ओर से डिसाइड किया गया कि क्यों ना यहाँ पर कुछ एक स्टोन क्रशर्स को इजाज़त दे दी जाए जो कि लीगली चल रहे हैं। इस पर एक कमेटी का गठन किया गया था और ये मल्टी सेक्टरल एक्सपर्ट कमेटी है। हालांकि कमेटी की ओर से रिपोर्ट ये सबमिट की गई थी कि 50 स्टोन क्रशर्स को ब्यास नदी के बेसिन में ऑपरेट करने की इजाज़त दी जा सकती है, जिसके बाद सरकार ने 50 के करीब स्टोन क्रशर्स को ऑपरेट करने की अनुमति भी दे दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, दोबारा से राज्य सरकार की ओर से उद्योग विभाग के माइनिंग विंग को ऑर्डर्स जारी हुए हैं कि 50 को नहीं बल्कि 47 स्टोन क्रशर्स को ही ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाए। ये इसलिए हुआ क्योंकि 3 के करीब स्टोन क्रशर्स ऐसे सामने आए हैं जिनके पास एनवायरनमेंट क्लियरेंस ही नहीं है, इस वजह से इन्हें मौका नहीं दिया गया। मंडी, हमीरपुर और कुल्लू में एक एक ऐसा स्टोन क्रशर पाया गया है। हालांकि लगभग ये ब्यास नदी के बेसिन में 131 के करीब स्टोन क्रशर्स ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जब प्राकृतिक आपदा आई तो उसके बाद इन्हें बंद करवाया गया, फिर जाँच इस पर बिठाई गई थी और लगभग ऐसी यहाँ 63 के करीब संख्या सामने आई है जो कि अवैध रूप से स्टोन क्रशर्स चलाए जा रहे थे, यानी कि बिना लीज के ही चलाए जा रहे थे और अब इन पर एक्शन भी लिया जाएगा। बाकी जिलों में भी ये जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन इसी बीच 50 के करीब ये स्टोन क्रशर्स को ऑपरेट करने की जानकारी जरूर सामने आई थी। 3 को इसमें फिर काट दिया गया है। दोबारा से आदेश जारी हुए हैं लगभग 47 के करीब स्टोन क्रशर्स को ही ऑपरेट करने के।
सीएम सुक्खू की ओर से आज एक और स्टेटमेंट दी गई है जिसमें उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कहा कि ओपीएस की भी बड़ी मार हिमाचल प्रदेश में पड़ी है, क्योंकि आर्थिक बोझ अब यहां प्रदेश सरकार को झेलना पड़ रहा है। दरअसल ब्यौरा कुछ इस तरह से उन्होंने दिया कि सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। अगर प्राकृतिक आपदा नहीं आती तो प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राजस्व वृद्धि दर्ज होती। पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई पाबंदियां लगाई है, जिसके तहत इस वित्त वर्ष में ऋण लेने की सीमा 6,600 करोड़ रुपए तय की गई है और वर्तमान राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष में मात्र 41 करोड़ का ही कर्ज लिया है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। राज्य सरकार को ओपीएस लागू करने पर 1,780 करोड़ की ग्रांट भी अब नहीं मिल रही है। यानी कि लोन की जानकारी यहाँ सीएम सुक्खू की ओर से दी गई है। ये पूरा आंकड़ा उन्होंने दिया और उसके बाद ये भी समझाया कि ओपीएस लागू करने के बाद कितना बोझ यहाँ वर्तमान सरकार पर पड़ा है। ये बिल्कुल जो अभी हमने आपको स्टेटमेंट सुनाई है एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड सीएम सुक्खू की ओर से कही गई है। लोन और ओपीएस को लेकर जो आज उन्होंने कहा। आउटसोर्स से जुड़ी जानकारी हम आपको दे ही चुके हैं। अब ना के बराबर ही यहाँ आउटसोर्स आधार पर भर्तियां करवाई जाएंगी। हालांकि जिन लोगों को बाहर कर दिया गया है नौकरी से, उनकी बहाली को लेकर कोई जिक्र भी नहीं किया जा रहा है। कोविड-19 स्टाफ रोजाना सचिवालय पहुंच रहा है कि एक्सटेंशन उन्हें एक बार फिर से दे दिया जाए, लेकिन अब मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब पिछली बार एक्सटेंशन के साथ साथ उन्हें रिलीविंग ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए थे। तो रिलीविंग ऑर्डर जारी करने के बाद एक बार फिर एक्सटेंशन मिले, ये काफ़ी मुश्किल है। और अब जैसे जिस प्रकार से जल शक्ति विभाग में लगभग 1600 के करीब कर्मचारियों की नौकरियां चली गई थी, वैसा ही कुछ कोविड-19 स्टाफ के साथ होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार का भी कोई नुमाइंदा उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। डीए और 5 डे वीक पर अब आना चाहेंगे, क्योंकि आज एक और अनाउंसमेंट सीएम सुक्खू की ओर से की गई है, जिसमें उनका कहना था कि कोशिश ये वर्तमान सरकार कर रही है कि रेवेन्यू किसी तरह से जनरेट किया जा सके और इसमें कामयाबी भी वर्तमान सरकार हासिल कर रही है। राजस्व जो कुछ भी इकट्ठा होगा वर्तमान सरकार के पास, उसी से ही कुछ ना कुछ कर्मचारियों को दिया जाएगा, उनकी देनदारियां पूरी करने की कोशिश होगी। डीए के लिए लगभग 3 महीने का इंतजार और करने के लिए कर्मचारियों को कहा गया है। मुख्यमंत्री का ये कहना था कि वो जानते हैं 12% डीए अभी बकाया है कर्मचारियों का, और यदि वो एक किस्त 4% की जारी कर देते हैं तो ऐसे में और ज़्यादा अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा। ये 425 करोड़ का बोझ है जो कि फिर से सरकार को झेलना पड़ेगा। अभी प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी, इन परिस्थितियों में सरकार नहीं है कि तुरंत प्रभाव से डीए की एक भी किस्त यहाँ पर जारी कर दी जाए, इसलिए कर्मचारियों को इंतजार करने के लिए कह दिया गया है। दूसरी ओर 5 डे वीक पर भी ये कहा गया है कि इस पर सोच विचार किया जाएगा। ये क्योंकि सचिवालय कर्मचारी संगठन की ओर से मांग उठाई गई है कि पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 डे वीक ही लागू किया जाए। इससे 2 से 3 बड़े फायदे हो जाएंगे। वीकेंड पर भी ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा और भी कई तरह के फायदे होंगे और वित्तीय लाभ भी इससे सरकार को मिलेगा। लेकिन इस पर अभी कोई खास हलचल हमें नजर नहीं आई। इतना जरूर सीएम ने कहा है कि सोच विचार इस पर करेंगे और डीए की भी एक किस्त जल्दी जारी कर दी जाए, इस पर भी सोच विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल उससे पहले 3 महीने का इंतजार जरूर यहाँ पर कर्मचारियों को करना होगा। और बड़ी बात ये भी है कि देखिए, कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स भी इंतजार में बने हुए हैं। आज जब ये कर्मचारियों का सम्मेलन था सचिवालय में, तो वहां पर कई पेंशनर्स भी देखे गए। इस उम्मीद के साथ आए थे कि शायद डीए को लेकर जरूर कोई ना कोई ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से होगा।